इतना बोलकर शिवा नदी की ओर देखने लगता है। तभी कमला अचानक खंजर निकालती है और शिवा को खंजर मार देती है। आखिर क्यों कमला? यह ताबीज अतीत और इस जगह से दूर रखता है। मुझे इस ताबीज को फेंकना होगा और अतीत की सच्चाई को जानना होगा। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे दिखता है कि वह पास के ही एक गांव के सेठ धनीराम का बेटा था, शिवा। उसे जंगल में घूमने का शौक था और वह अक्सर जंगल में आया करता था। एक दिन पड़ोस के गांव के एक लकड़हारे की बेटी भी जंगल आई थी लकड़ी लेने। अरे ये कौन है और इस घने जंगल में क्या कर रही है, वो भी अकेली? तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मेरा नाम कमला है और मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ जंगल में कुछ सूखी लकड़ी लेने के लिए। लेकिन तुम कौन हो? मेरा गांव भी पास में ही है और मैं सेठ धनीराम का बेटा हूँ। क्या धनीराम के बेटे? हाँ, लेकिन तुम मेरे पिताजी का नाम सुनकर व्याकुल क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच में डूब गई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो तो। जी कहिए, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल इसी जगह पर। तुम मुझसे मिलने आओगी ना? यह तो कल समय ही बताएगा। कमला हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और शिवा उसकी ओर देखता रह जाता है। उस कन्या की सुंदरता, सरल स्वभाव मेरे मन में घर कर गया। मैं उससे ही विवाह करूंगा। अगले दिन शिवा फिर से जंगल में उसी जगह पहुंच जाता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद कमला वहां आ जाती है। अरे तुम तो सच में यहाँ आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं आऊंगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आपके सरल स्वभाव और सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। आप तो गांव के सबसे धनी सेठ धनीराम के बेटे हो और मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। यह कैसे संभव है? नहीं नहीं, आपके पिताजी क्या हमारी शादी के लिए राजी होंगे? और मेरे तो माता पिता भी नहीं हैं। आपके पिताजी यह संबंध कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं हर समस्या को सुलझा लूंगा। मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। तुम फिक्र मत करो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो और ऐसा चाहते हो तो मैं जरूर आपका इंतजार करूंगी। इतना बोलकर वे वहां से चले आते हैं। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल क्या हुआ कि मैंने अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटे शिवा। अब ये बता, कौन है वो लड़की? वह बहुत ही सरल स्वभाव की साधारण लड़की है, पास के ही एक गांव की। उसका नाम कमला है। क्या एक साधारण लड़की से शादी करोगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम एक बड़े घर से हो। तुम्हारा विवाह किसी हमारे बराबरी वाले से होना चाहिए, ना कि किसी गरीब लड़की से। पिताजी, मैं कमला को पसंद करता हूँ। अगर तुमने मेरा विवाह उससे नहीं कराया तो मैं जीवन भर अकेला ही रहूंगा, एक अविवाहित जीवन जीऊंगा। इतना कहकर शिवा भी वहां से चला जाता है। शिवा कई दिनों तक न किसी से बात करता और न ही खाना खाता। सेठ धनीराम यह सब देखकर चिंतित हो जाता है। ठीक है शिवा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारी शादी कमला से करा दूंगा, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है।
कुछ समय बाद शिवा और कमला का विवाह हो जाता है और दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। आपने एक साधारण लड़की को अपना जीवन साथी चुना। नहीं कमला, तुम्हारे आने से मेरा जीवन पूर्ण हो गया। मैं तुमसे हमेशा बेहद प्रेम करूंगा। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन कमला। क्या तुम मुझे फिर से उसी जंगल में घूमने ले चलोगे? मैं एक बार फिर वहाँ जाना चाहती हूँ। क्या ले चलोगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे उस नदी के पास घूमने। सुबह होती है और दोनों उसी जंगल में घूमने चले आते हैं जहाँ से उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी। दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं और आसपास का नजारा देखने लगते। कमला, देखो ये वही स्थान है जहाँ पर पहली बार मैंने तुमसे ही तुम्हारा हाथ मांगा था। देखो कमला, तुम्हारी सुंदरता के आगे ये नदी वृक्ष कुछ भी नहीं है। अगर उस दिन हम दोनों इस जंगल में नहीं मिलते तो शायद आज हम दोनों साथ नहीं होते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो तुम मेरे जीवन साथी बनी और मेरे जीवन को पूर्ण किया। ये तुम्हारी आंखें, चेहरे की मुस्कान और ये जगह सब मेरे मन के अंदर घर कर गईं। इस जगह को देखकर मुझे पहले वाले दिन याद आ जाते हैं। तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस नदी को देख रही हो तुम? इसमें जितना पानी है, उस पानी की हर बूंद मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के समान हो। उससे भी कई ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि पत्नी जीवन का हिस्सा होती है। अगर मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ दूं तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी कमला हो। इतना बोलकर शिवा नदी की ओर देखने लगता है। तभी कमला अचानक खंजर निकालती है और शिवा को खंजर मार देती है। आखिर क्यों कमला? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? मैंने तुमसे मेरे जीवन से भी ज्यादा प्यार किया, फिर भी कमला। मतलब पहले के जीवन में मैं शिवा था और वो लड़की कमला जिसने मुझे मारा। आखिरकार उसने मुझे मारा क्यों होगा? वह तो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। क्या वजह रही होगी उसकी ऐसा करने की? मुझे उस वजह को जानना होगा। सहायक ने कहा था कि मैं अपने अतीत को खुद से ही समझ पाऊंगा। मुझे फिर से उसके पास जाना होगा। बिंदु घबराकर उसी स्थान पर चला आता है जहाँ पहले सहायक उनसे मिली थी। वहाँ जाकर वह जोर से आवाज देता है, सहायक, तुम कहाँ हो? मेरी सहायता करो। यह सुनकर सहायक तुरंत उसके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमसे पूछना है कुछ। हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? क्या आसपास के किसी गांव में धनीराम नाम का कोई सेठ रहता था क्या? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे ये बता सकती हैं कि उस गांव के सेठ धनीराम और उसके पुत्र के साथ क्या हुआ था? रुको, मैं अभी आती हूँ। सहायक वहाँ से आती है और थोड़ी ही देर बाद फिर से बिंदु के पास पहुँच जाती है। वह गहरी नजरों से उसे देखती है और फिर बोलती है, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। अब सेठ धनीराम और शिवा दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि शिवा की हत्या किसने की थी। इस घटना के बाद धनीराम का भी कुछ अता पता नहीं चला। अब केवल शिवा की पत्नी कमला ही बची है। बिंदु, अब समय आ गया है। तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में जानने का। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया गया था? क्या कमला अभी भी जीवित है? सहायक, बताने के लिए धन्यवाद। हाँ, ठीक है। बिंदु सहायक से इतना पूछकर अपने घर आ जाता है। वह सारी घटना अपने माता पिता को बताता है। तुम जो भी करने जा रहे हो बेटे, बड़ी सावधानी से करना और हाँ, जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ, मैं सिर की पता करके वापिस लौट आऊंगा। तेरे बिना मेरा मन कहाँ लगता है। ठीक है बेटा, तू चला जा। माता पिता की आज्ञा पाकर बिंदु गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर वह अपने ख्यालों में खोया सा रहता है।
आखिर कमला तो सिर्फ मेरी थी, तो फिर उसने मुझे मारा क्यों? आखिर आज पूछ ही लूंगा उससे। यह सब सोचते सोचते बिंदु उस गांव में पहुंच जाता है। वहां पता करते करते वह आखिरकार कमला के घर के बाहर पहुंच जाता है। अरे कोई है क्या? तुम कौन हो? कमला बिंदु को देखकर अचंभित रह जाती है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यह तो कोई अपना ही जाना पहचाना सा लग रहा है। आखिर कौन है यह? यह भाई चेहरा, भाई आंखें, यह तो वाकई कमला है। इसी ने मुझे पहले मारा था। यह आज भी होने को तो उतनी ही साधारण और सुंदर है। मैं एक यात्री हूँ। क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रुकने की अनुमति मिल सकती है? मैं आपके गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। कमला उसे ध्यान से देखती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे यह चेहरा पहले भी देखा हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है, जैसे हमारा कोई गहरा संबंध हो। वह गहरी सोच में डूब जाती है। ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। मुझे यकीन है हम पहले भी मिल चुके हैं। उधर बिंदु के मन में हलचल मची हुई थी। तभी कमला उसकी ओर देखती है और धीमी आवाज में पूछती है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शक्ति है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लेती है। तुम कौन हो आखिर? सच सच बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारे बीते हुए अतीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो तुम मेरा विश्वास करोगी? पर क्या अतीत? क्या? मैं वही शिवा हूँ, तुम्हारा पति, जिसे तुमने अपने हाथों से नदी के किनारे मारा था। इतना सुनकर कमला कांपने लगती है। यह असंभव है, क्योंकि मैंने खुद शिवा को मारा था। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे देखकर तुम भी तो विचलित हो रही हो। तुम यह बताओ, सच सच तुमने मुझे क्यों मारा था? तुम तो मेरी पत्नी थी, फिर भी क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती थी? नहीं, मैं भी तुमसे खुद से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मेरी मजबूरी ने ये सब कुछ मुझसे करवाया। मजबूरी? आखिर कैसी मजबूरी जिसने अपने पति की ही जान ले ली हो? जब मैं बहुत ही छोटी थी तभी मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरा कोई भी भाई नहीं था। मैं और मेरे पिताजी, बस हम दोनों ही थे। हमने तुम्हारे पिताजी से कुछ कर्ज ले रखा था, लेकिन हम समय पर चुका नहीं सके, तो तुम्हारे पिताजी ने बहुत ज्यादा धमकाया मेरे पिताजी को और कुछ चोट भी पहुंचाई। घाव इतने गहरे हो गए कि समय पर इलाज न करने की वजह से मेरे पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये सब देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं भी तुम्हारा वही हाल कर दूंगी जो तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ किया था। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं बड़ी हुई, और उसी दिन जब तुमने बताया कि तुम धनीराम के बेटे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के माध्यम से अपने पिताजी की मौत का बदला लूं। फिर इन सभी घटनाओं के बीच अपने पिता का बदला लेने की आग में मैं ये सब कर बैठी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। यह सब जानने के बाद शायद अब तुम मुझे समझ सको। तो यह वजह थी, इसलिए तुमने मुझे मारा था? हाँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मेरे पत्थर दिल को भी पिघला दिया था। इसका पता मुझे तब चला जब तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर देना। हो सके तो अगर तुम चाहो तो मुझे इसी क्षण मारकर अपना बदला पूरा कर सकते हो। मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया था, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा की बंदी थी, क्योंकि उस समय मेरे पिता ही मेरी दुनिया थे। पिताजी के जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं आशाहीन हो गई थी। मुझे क्षमा करना। अब आप मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है और तुमने प्रेम और पिता में पिता को चुना। मुझे इस बात का भी गर्व है तुम पर। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वह भी यही करता। मैंने तुम्हें माफ किया।
अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाओ। तुम्हारी बात सत्य है। मैं अब अपने वचन से मुक्त होकर अपने प्रायश्चित का जीवन जीऊंगी और आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी।